हाय एवरीवन। सो अभी हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज आरटीपी नवंबर 2021 में लास्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इंडिया 16 का क्वेश्चन है। देखने को क्वेश्चन छोटा सा है, बट ये अगर आपने अच्छे से नहीं समझा हुआ है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। सो मैंने क्या किया, इसको समझाने के लिए एक बैलेंस शीट बनाया। ये बैलेंस शीट से पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी आ जाएगी। फिर हम आईसी का सोल्यूशन भी देख लेंगे। आईसी ने हालांकि लेजर अकाउंट बनाने को बोला, उन्होंने लेजर अकाउंट बनाया, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट वो लेजर अकाउंट अब तभी बना पाओगे जब आप क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली ले पाओगे। तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट से, एक होता है ना बैलेंस शीट अप्रोच से, पहले समझ लेंगे, फिर आईसी का सोल्यूशन को भी हम रेफर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। हेवन लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 1 अप्रैल 2001 को फॉर ₹30 लाख, विच इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बुक्स एट रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ₹1,750,014 तो आप देखिए, सबसे पहले इसने 30 लाख रुपीस में 1 अप्रैल 2001 को परचेज किया। तो मैंने दिखा दिया कैश पेड 30 लाख रुपीस दिखा दिया, एंड साथ ही साथ मैंने मशीनरी दिखा दिया 30 लाख रुपीस का इसने परचेज किए। फिर इसके बाद देखिए, 1 अप्रैल 2001 को इसने परचेज किया, और रिटर्न डाउन वैल्यू में इसका कितना दिख रहा है, इन इट्स बुक एट रिटर्न डाउन वैल्यू में इसका 17,50,000 दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पर तो इन्होंने रिटर्न डाउन वैल्यू लिख दिया, और नीचे इन्होंने क्या कहा कि कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर WDV मतलब ये समझेंगे कि यहाँ पर कैरिंग अमाउंट की बात कर रहे हैं, यानी कैरिंग अमाउंट बात कर रहे हैं कब का, 1 अप्रैल 2006 का। तो आप बताइए 1 अप्रैल 2006 कितने साल के बाद है ये। 1 अप्रैल 2001 को आपका 30 लाख का एसेट था, और 1 अप्रैल 2006 यानी 2002, 3, 4, 5, 6 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स आपका 17,50,000 हो गया। तो डेट मीन्स व्हाट, 30 लाख हो चुका है 17,50,000, यानी 5 ईयर्स में डेप्रिसिएशन हुआ कितना, 12,50,000। ये हमें पता चला 5 ईयर्स में डेप्रिसिएशन 12,50,000 हुआ है, और ये 5 ईयर्स में डेप्रिसिएशन हुआ है। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होता है, 2,50,000 आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है एवरी ईयर, है ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में 2,50,000 डेप्रिसिएशन एवरी ईयर हो रहा है। तो इससे मुझे क्या पता चला, टोटल 30 लाख रुपीस है, और 2,50,000 डेप्रिसिएशन एवरी ईयर हो रहा है ना। डेट मीन्स आपका लाइफ कितना हो गया, 8 8 नहीं 12 ईयर्स का लाइफ हो गया। यानी 12 ईयर्स में ये हर साल 2,50,000 करके डेप्रिशिएट होने वाला है 12 ईयर्स तक। चलिए, तो हमने ये समझा कि यहाँ पर हमने लाइफ निकाल लिया। हमने क्या किया, यहाँ पर लाइफ निकाल लिया हमने। लाइफ कितना है, 12 ईयर्स है। अब आगे देखते हैं। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10% ऑन 1/4/2006 टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, यानी रिवॉल्यूशन मॉडल लगा रहे हैं, और 1 अप्रैल 2006 को इन्होंने क्या किया, अपवर्ड रिवॉल्यूशन किया 10% का। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट में फिर से देखते हैं। तो देखिए, आप डेप्रिसिएशन मैंने 5 साल का इकट्ठा कर दिया, 12,50,000 जो इनका डेप्रिसिएशन है। तो आपका कैरिंग अमाउंट कब का आ जाएगा, 31 मार्च 2006 का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। और ये जो पहले 5 साल का डेप्रिसिएशन 12,50,000 है, मैंने पीएल में भी दिखा दिया यहाँ पर। तो अब देखिए 31 मार्च 2006 को कैरिंग अमाउंट कितना है, 17,50,000 का कैरिंग अमाउंट है। अब आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% का अपवर्ड रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो 17,50,000 में अगर 10% का अपवर्ड रिवॉल्यूशन होगा तो कितना होगा, 17,50,000 का 10% 1,75,000 से आपका एसेट बढ़ जाएगा। अब हमने पढ़ा है रिवॉल्यूशन अपवर्ड होने पर वो ओसीआई में जाता है ना। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन अपवर्ड कहाँ जाएगा, मैंने लिखा है यहाँ पर नीचे देखिए, ओसीआई। पीएल में नहीं दिखाऊंगा मैं इसे, ओसीआई में दिखाऊंगा अलग से। यानी रिवॉल्यूशन फेयर वैल्यू रिजर्व का जो गेन हुआ आपका, ये ओसीआई में आएगा कितना, 1,75,000 आ जाएगा हमारा। चलिए, तो हमने क्या किया, 1,75,000 से एसेट बढ़ाया और 1,75,000 से ओसीआई बढ़ा दिया। तो डेट मीन्स अब हमारा एसेट का वैल्यू कितना हो गया, 17,50,000 प्लस 1,75,000, यानी 19,25,000 का हमारा एसेट का वैल्यू हो गया। अब मेरी बात सुनिए जरा, स्टैंडर्ड इंडेक्स 16 हमें अलाउ करते हैं कि ये जो ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ है ना 1,75,000, अब इसका दो उपाय कर सकते हो। एक तो अब इसे पढ़ा रहने दीजिए, ओसीआई में एज इट इज जैसा पड़ा है वैसे ही पढ़ा रहने दीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए इसके साथ। जब एंड में एसेट खत्म हो जाएगा या डिस्पोज हो जाएगा, तब आप सीधा ओसीआई से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हो, पीएल में नहीं होगा। ओसीआई से कहाँ जाएगा, रिटेन अर्निंग में डायरेक्टली जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, पीएल के थ्रू स्टेटमेंट और पीएल के थ्रू रूट नहीं होने वाला है। तो सीधा ये या तो कहाँ जाएगा, सीधा एंड में आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दीजिएगा जब मशीन डिस्पोज हो जाएगा, और या फिर स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि आप प्रोपोर्शनेटली हर साल डेप्रिसिएशन होगा ना, तो हायर डेप्रिसिएशन होगा हर साल आपका हायर डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि ज्यादा वैल्यू होगा तो ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। तो आप क्या कर सकते हो, प्रोपोर्शनेटली ओसीआई से निकाल के पीएल में नहीं, प्रोपोर्शनेटली ओसीआई से निकाल के रिटेन अर्निंग में डाल सकते हो। तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन तो हायर होगा तो पीएल में जाएगा पूरा। जी हाँ, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि डेप्रिसिएशन जो होगा वो तो पीएल में जाएगा,
लेकिन आप ओसीआई का जो भी एक बार ओसीआई में चला गया, आप ओसीआई से सीधा रिटेन अर्निंग में ही ट्रांसफर कर सकते हो, या तो इकट्ठा एक साथ करो या तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर करो। तो चलिए हम वो देख लेंगे। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन हमें मेंशन करेगा, अगर क्वेश्चन मेंशन ना करे तो जनरली हम एंड में ट्रांसफर करते बेटर रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या मेंशन कर हम देख लेते हैं। देखिए, हेवन लिमिटेड अवेल्ड द ऑप्शन गिवन बाय इंड एस ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस ऑफ द एसेट एस यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। यानी जैसे जैसे एसेट का यूज होगा प्रोपोर्शनेटली वो क्या करेगा, ओसीए से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते जाएगा। चलिए आगे, फिर 1 अप्रैल 2008 को मशीनरी रिवैल्यूड हुआ। 1 अप्रैल 2008 यानी कब, 7 ईयर्स के बाद, है ना। यानी 1 अप्रैल 2001 को खरीदा, 7 ईयर्स एंड में ही तो होगा जो होगा। तो अभी तक तो हमने 5 ईयर्स का हिसाब किया हुआ है। देखिए 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगाया, फिर 5th ईयर में हमने रिवॉल्यूशन किया। अब क्या होगा, 6th ईयर और 7th ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 6th ईयर और 7th ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना। फिर 7th ईयर के एंड में फिर से रिवॉल्यूशन होना है, क्योंकि 7th ईयर के एंड में हम क्यों करें, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया, 1 अप्रैल 2008। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर डेट भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए ये वाला हो जाएगा 1 अप्रैल 6 है यहाँ 2007, एंड ये भी हो गया 1 अप्रैल 2008, ये वाला हो गया। चलिए तो अब यहाँ पर अब देखिए, अब हमारा जो बैलेंस है 19,25,000, इस पे लाइफ कितना बचा, टोटल 12 ईयर्स का लाइफ था, 5 ईयर्स का हमने डेप्रिसिएशन किया और 7 ईयर्स का लाइफ बचा हुआ है। तो 7 ईयर्स में हम जहाँ 17,50,000 में हम डेप्रिसिएशन करते 2,50,000, अब 19,25,000 आपका डेप्रिसिएशन होगा डिवाइड बाय 7, यानी 2,75,000 होगा। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जो एडिशनल 1,75,000 से वैल्यू बढ़ा है, ये ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और 25,000 से डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 250 था, अब 275 हो रहा है। यानी कुछ नहीं, 6th ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पर रिमेनिंग लाइफ बचता हमारा 7 ईयर्स का, यानी कहने का मतलब ये 6th ईयर में आपका 19,25,000 डिवाइड बाय 7 करोगे, आपका 2,75,000 का डेप्रिसिएशन होगा, जो कि पहले आप देखिए 2,50,000 हो रहा था, अब 2,75,000 हो गया, क्योंकि ये हायर रिवॉल्यूशन करने के चलते आपका ज़्यादा डेप्रिसिएशन आया। तो ये एंटायर 2,75,000 आपको पता है कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ओसीआई से थोड़ा काट दीजिए वहां से, नहीं, ये अलाउड नहीं है, आपको पूरा का पूरा पीएल में ही चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन तो पूरा का पूरा पीएल में चार्ज करेंगे। अब ये जो 25,000 एक्स्ट्रा जो है, जैसे 1,75,000 में से प्रोपोर्शनेटली 7 ईयर्स का है ना, तो प्रोपोर्शनेटली 25,000 हम चाहे तो यहां से निकाल के, ओसीआई से निकाल के हम रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। तो ये देखिए हमने रिटेन अर्निंग में डाला, पीएल में नहीं डाल सकते। तो मतलब हमने दो काम किया यहाँ पर, कब, जो 6th ईयर एंड में हमने दो काम किया, यानी 31 मार्च 2007 आप कह सकते हो, 31 मार्च 2007 में हमने दो काम किया। इसे आप 31 मार्च 2007 मानिए, और इसे आप 31 मार्च 2008 मानिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 31 मार्च 2007 को हमने दो काम किया, एक तो हमने 2,75,000 का डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा पीएल में दिखाया, और दूसरा जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हुआ 25,000 का, ये 25,000 ओसीआई की वजह से हुआ, तो ओसीआई से निकाल के रिटेन अर्निंग में डालोगे, पीएल में नहीं डालोगे। चलिए ये काम हमने किया। अब सेम यही काम हम करेंगे 2008 में, एक साल के बाद 7th ईयर के एंड में 2,75,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पूरा का पूरा 2,75,000 पीएल में जाएगा। तो ये तीन मैंने बता दिया, पूरा का पूरा पीएल में जाएगा। इसके अलावा यहां से 25,000 ही तो पहले निकाल लिया, तो यहां से 25,000 ओसीआई से और निकालेंगे और रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे प्रोपोर्शनली, क्योंकि एंटिटी ने अवेल किया ना प्रोपोर्शनली ट्रांसफर करने का, तो ये हम करेंगे। तो यहाँ पर एक तो दिक्कत है, आप मतलब उल्टा क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन करने की वजह से पीएल कम हो रहा है, पीएल में ज़्यादा चार्ज हो रहा है, और जो ओसीआई का बेनिफिट है वो भी ज़्यादा सीधा रिटेन अर्निंग में जा रहा है। तो उपाय नहीं, आप फिर रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो मत करो, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करो फिर। तो यहाँ पर आप देखिए हमने इतना किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने एक होता है ना रोक लगा दिया कि रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो करने तो बच के रहना, फिर एंटिटी पे रोक लगा दिया गया कहीं ना कहीं। चलो तो यहाँ पर 1375,000 आपका 7th ईयर के एंड में आएगा, डेट इज 31 मार्च 2008 को आएगा। और उसी दिन के बाद 31 मार्च 2008 के बाद हमेशा ध्यान रखना, पहले डेप्रिसिएशन होता है फिर रिवॉल्यूशन होता है। अब देखिए उसी दिन के बाद 1 अप्रैल 2008 को मशीनरी को रिवैल्यू किया डाउनवर्ड बाय 15%, ये जो आपका वैल्यू है वो 15% से गिर गया। तो आप देखिए आपका वैल्यू कितना है, 13,75,000, इसका 15% कितना आता है, 206,250। तो ये जो 206,250 ये आपका डाउनवर्ड होगा, ये आपका वैल्यू को गिराएगा।
तो अगर आप वैल्यू को गिराओगे तो ऑब्वियस सी बात है, रिवॉल्यूशन इंक्रीज ओसीआई में जाता है, रिवॉल्यूशन डिक्रीज पीएल में जाता है। लेकिन अगर ओसीआई में कोई बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ, वो इंक्रीज होने की वजह से तो पड़ा हुआ है, तो जितना ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ पहले उतना डिक्रीज कीजिए, बाकी का एक्स्ट्रा कुछ बचता है तो वो पीएल में चार्ज होगा। तो देखिए 206250 हमारा रिवॉल्यूशन डिक्रीज हुआ है, ये पीएल में चार्ज होना चाहिए, पर पहले हम देख लेंगे इसी पार्टिकुलर एसेट में क्या कोई ओसीआई खड़ा है क्या। तो अगर ओसीआई खड़ा है तो हाँ, यहाँ पर आप देखिए 175 था, 25 तो हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया था, तो आपका 1,25,000 स्टिल आपका ओसीआई में पड़ा हुआ है। तो ये इंक्रीज होने की वजह से तो ओसीआई था, अब डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से गिरा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो 206250 का रिवॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है ना, हम पहले 1,25,000 पूरा गिरा देंगे, तो आपका ओसीआई नील हो जाएगा। देखिए 1,25,000 गिराएंगे, तो यहाँ पर 1,25,000 ओसीआई गिरा, रिमेनिंग चार्ज होगा किसमें, पीएल में, यानी बाकी का बचा हुआ पीएल में चार्ज हो गया। देखिए रिवॉल्यूशन डिक्रीज के नाम पे पीएल में चार्ज हो गया, यानी एसेट 206250 से गिरा, 1,25,000 से ओसीआई को गिरा है, बाकी रिमेनिंग 81,250 पीएल को गिरा है। चलिए, तो यहां तक हमें समझ में आया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 1,168,750 आपका बैलेंस आ गया रिवॉल्यूशन डिक्रीज करने के बाद। ये कब का बैलेंस है, ये 1 अप्रैल 2008 का ही बैलेंस है ना। रिवॉल्यूशन करने से पहले ये बैलेंस था, उसके बाद एक दिन के बाद ये बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ने आगे हमसे कहा कि एंड द कंपनी ऑल्सो री एस्टिमेटेड द मशीनरीज रिमेनिंग लाइफ टू बी 8 ईयर्स। यानी यहां पर कंपनी ने फिर से कहा कि अब यहां पर देखिए, हम तो यूजफुल लाइफ वगैरह का रिव्यू हर साल करते हैं इंडिया 16 के हिसाब से, तो जिस दिन आपने रिवैल्यू किया ना, हाँ क्या, यहां पर लाइफ री एस्टिमेट हुआ, री एस्टिमेट हुआ अनदर 8 ईयर्स, यानी और 8 साल चलने वाला है ये। तो हम क्या करेंगे, ये जो एसेट का वैल्यू है इसे हम 8 सालों में डेप्रिसिएशन करेंगे। तो 1,168,750 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा, 1,40693.75 को मैं 0.75 की जगह राउंड ऑफ कर दूंगा, यानी 1,46094 का डेप्रिसिएशन होगा 8 ईयर में। डेट इज कब होगा, ये होने पर 1,4,2009 का आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी 31 मार्च, रुक जाइए 31 मार्च लिखता हूँ, 31 मार्च 2009 को आपका वैल्यू आएगा कैरिंग अमाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा पूरा का पूरा, तो पीएल में चला गया है ना। अब आप बोलोगे सर ओसीआई से भी तो कुछ करेंगे, अरे ओसीआई का बैलेंस बचा ही नहीं, ओसीआई नील हो चुका है ना, क्योंकि रिवॉल्यूशन डिक्रीज होने का तो ओसीआई नील हो चुका है, तो उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमने चार्ज कर दिया, अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा, फिर वापस से नेक्स्ट 9th ईयर में वापस से सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और आपका स्ट्रेट लाइन में करें तो सेम 1,46094 आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। और ये कब हुआ, ये चार्ज होने पर आपका वैल्यू आ रहा है 31 मार्च 2010 का, आपका वैल्यू आ गया 876,562। तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,46094 फिर से, है ना, और मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया कितना, 876,562 का कैरिंग अमाउंट आ गया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे, अब आगे क्वेश्चन हमसे क्या कहा, देखिए 31 मार्च 2010 को ही, यहां तक क्या हमने डेप्रिशिएट किया, आप ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2010 को मशीनरी बेच दिया गया 9,35,000 में, इस दिन बेच दिया गया 9,35,000 में। पर ध्यान रखिएगा बेचने से पहले टिल डेट तक का डेप्रिसिएशन जरूर से लगाना। तो हमने 31 मार्च 2010 तक हमने डेप्रिशिएट लगाया, देखिए इस साल में भी हमने डेप्रिसिएशन किया, और 31 मार्च 2010 का हमारा वैल्यू। अब ये जो आपका 876,562 का कैरिंग अमाउंट है ना, इसको आपने बेच दिया कितने में, 9,35,000 में बेचा, यानी 876,562 का बैलेंस जो आपका था एसेट, उसे हमने बेचा 9,35,000 पे, यानी कितने का फायदा हो गया, 58,438 का फायदा हो गया, ज्यादा दाम में बेचा। तो आप देखिए हमारा एसेट 876,562 से कम हो जाएगा, और एसेट का वैल्यू हो जाएगा पूरा नील। ये बेच दिया तो ये आपका डी रिकॉग्नाइज हो गया, 876,562 का जो कैरिंग अमाउंट था पूरा डी रिकॉग्नाइज हो गया, लेकिन पैसे तो आए ज्यादा, 9,35,000 पैसे आए। तो जो एक्स्ट्रा फायदा हुआ वो हम क्या दिखाएंगे, पीएल में दिखाएंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 58,438 हमने पीएल में दिखा दिया। तो आप यहाँ पर देखिए क्या ये सारा मैंने टिक कर दिया, जी हाँ ये दोनों भी टिक कर दिया, हो गया, एंड ये भी आपका टिक होके खत्म हो गया आपका, यहाँ पर भी कहानी खत्म, और यहाँ पर भी सारा हिसाब हमने किया, और अल्टीमेटली आप देख सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल 58,438 आया, और ये एसेट का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर नील हो गया एसेट का वैल्यू। और अल्टीमेटली आप देखोगे जब आप टोटल करोगे तो देखिए 30 लाख आपका नेगेटिव बैलेंस था कैश का उधर,
एसेट जीरो था और लास्ट में कैश फिर से आया आपका सेल करने पर एसेट को 935, तो आपका क्लोजिंग नेट आपका जो पूरा ओवरऑल बैलेंस नीचे का आ रहा है 2065,000 आ रहा है। इधर भी अगर आप देखोगे जो हाईलाइटेड है मेरा ये सारा नेट वाला बैलेंस है ना, ये नील, तो आप करोगे तो आपका बैलेंस शीट भी मैच करेगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक बार आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा, क्लैरिटी ले लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी एक बार हम आईसी का सोल्यूशन भी देख लेंगे। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ हमने क्या किया। हमने 1 अप्रैल 2001 को एसेट खरीदा, मशीनरी टू कैश दिखा दी, 5 साल का डेप्रिसिएशन एक साथ इकट्ठा 12,50,000 हमने 5 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, पीएल में चला गया, एसेट कम पीएल कम, तो 31 मार्च 2006 को बैलेंस हमारा ये आया। अब उसी दिन हमने रिवॉल्यूशन किया, कितने का, 1,75,000 का रिवॉल्यूशन किया, तब जब आपका लाइफ 7 ईयर्स का बचा हुआ था, क्योंकि टोटल लाइफ हमने 12 ईयर्स निकाला था, 5 ईयर्स बीत चुका है, रिमेनिंग 7 ईयर्स बचा हुआ है। तो ये 1,75,000 उस दिन हमने क्या किया, रिवॉल्यूशन इंक्रीज का, उस कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट ओसीए में दिखा है। जबकि रिमेनिंग ईयर्स 7 ईयर्स है, तो आपका 1,75,000 का भी एडिशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 7 ईयर्स में, यानी 25,000 एक्स्ट्रा से बढ़ जाएगा। तो जो पहले 2,50,000 करके हर साल डेप्रिसिएशन हो रहा था, वो अब 2,75,000 करके डेप्रिसिएशन होगा। तो अब हम 2,75,000 का डेप्रिसिएशन 6th ईयर और 7th ईयर में चार्ज करेंगे, पहला 6th ईयर और 7th ईयर में चार्ज करेंगे, और ये पीएल में दिखा देंगे। तो ये 3 हो गया, पीएल में हमने दिखा दिया, बात खत्म। और हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली ओसीआई से भी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे, पीएल में नहीं, ओसीआई से रिटेन अर्निंग में प्रोपोर्शनेटली 2 सालों में जो हायर डेप्रिसिएशन हुआ था 25,000 जो ओसीआई की वजह से हुआ था, ये गेन की वजह से, तो ये ओसीआई से निकल के रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद 1 अप्रैल 2008 को हमारा ये वाला बैलेंस आया, ये वाला बैलेंस आया, है ना, ये वाला बैलेंस आया। अब उस दिन हमें कहा गया कि 1 अप्रैल 2008 को रिवॉल्यूशन डिक्रीज हुआ 15% से, इतने का डिक्रीज हुआ। तो जब डिक्रीज करेंगे तो पहले जितना ओसीआई में पड़ा हुआ खड़ा बैलेंस उसे माइनस करो, रिमेनिंग पीएल में दिखाओ। तो ओसीआई में 1,25,000 था, हमने इसे खत्म किया कहानी को, है ना, और बाकी हमने पीएल में 81,250 माइनस कर दिया और एसेट को 20,6250 से गिरा दिया, बचा इतना बैलेंस। अब क्या होगा, 8th ईयर में डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन यहां पर इन्होंने बोला 1 अप्रैल 2008 को कि लाइफ जो है वो रीएस्टिमेट हुआ टू अनदर 8 ईयर्स और चलने वाला है। एसेट को रिव्यू किया, इसका यूजफुल लाइफ को रिवाइज किया, बोला कि 8 साल और चलेगा। तो ये 1,168,750 तो 8 सालों में डेप्रिसिएशन करेंगे स्ट्रेट लाइन, तो आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,46094 होगा। ये हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पीएल में इफेक्ट दिखाएंगे। फिर 9th ईयर में भी इतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पीएल में दिखाएंगे। तो 9th ईयर के एंड में, डेट इज 31 मार्च 2010, जो कि 9th ईयर का एंड है, उस दिन आपका कैरिंग अमाउंट इतना आएगा। और ये जो कैरिंग अमाउंट आपका आएगा, ये कैरिंग अमाउंट आपका आने पर हमने क्या किया, इस दिन एसेट को बेच डाला। तो एसेट को बेचेंगे तो जो कैरिंग अमाउंट है वो पूरे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे ज्यादा थोड़ा करेंगे। तो एसेट तो इतना ही डी रिकॉग्नाइज हुआ, पर पैसे आपके पास आए 9,35,000। तो यानी एसेट 876,562 से गिरा, पर कैश आया 9,35,000, यानी आपका फायदा हो गया 58,438 का। तो हम ये फायदा कहाँ दिखा देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल पे, पीएल पे दिखा देंगे। अल्टीमेटली हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा एंड सारा कहानी खत्म, हमने सब कुछ डिस्कशन कर लिया और ये रिटेन अर्निंग वाला भी कर लिया। तो अल्टीमेटली आप देखिए आराम से इजीली आपका ये बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा क्लैरिटी ले लिया। अब हमारा काम किया, अब हम आरटीपी का नवंबर 2021 का क्वेश्चन में जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि आईसीएआई ने किस तरीके से देखिए लेजर बनाया और आप इस लेजर को आराम से बना सकते हो। ये देखिए मशीनरी अकाउंट का लेजर इन्होंने बनाया पूरा एंड तक बनाया और फिर थोड़ा सा वर्किंग नोट्स दिखाया। ये वर्किंग नोट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, यहाँ पर ये सारा तो आपको पता है। देखिए 206250 हमने निकाला था ना, ये वाला भी हमने निकाला था। अपवर्ड रिवॉल्यूशन 1,75,000 भी निकाला। तो ये वर्किंग अगर आप बनाना चाहो एग्जाम में बना सकते हो। यूजफुल लाइफ भी हमने 12 ईयर्स निकाला। तो ये सारा आप आराम से संभाल लोगे, मुझे पक्का यकीन है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड रिवॉल्यूशन रिजर्व से याद है 25,000 हमने 2 साल ओसीआई से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया था, है ना, और लास्ट में 1,25,000 बचा था। और ये 1,25,000 जो बचा था, जब हमने रिवॉल्यूशन डिक्रीज किया तो हमने 125,000 को एडजस्ट किया, बाकी रिमेनिंग 81,250 पीएल में चार्ज किया। तो ये सारा चीज़ आप देखोगे ना, अब आप सारा ये देखोगे आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब बस बचता है क्या, ये लेजर। ये लेजर भी मैं आपको बता दूं, मशीनरी अकाउंट देखिए एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो आपका जो भी एसेट का डेबिट बैलेंस होगा वो किधर होगा, इधर होगा। तो ओपनिंग बैलेंस नहीं, हमने खरीदा है कितने का, 30 लाख का। तो मशीनरी अकाउंट देखिए डेबिट में दिख रहा है, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। तो बताइए 30 लाख का मशीनरी डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है। तो देखिए इधर आया, इधर आ गया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन को जब चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, एग्री, पर डेप्रिसिएशन मशीनरी को क्रेडिट करता है, मशीनरी का अकाउंट बना रहे।
हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी का। और जब भी डेप्रिसिएशन होगा मशीनरी गिरेगा, मशीनरी क्रेडिट होगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन के नाम पे मशीनरी क्रेडिट हो गया और आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना आ गया। तो ये सिलसिला सेम हम 5 साल तक करेंगे। वहां तो हमने इकट्ठा किया था, यहाँ पर ये सीखिए 2,50,000 2,50,000 5 साल तक ये सिलसिला चलेगा। यानी 31 मार्च 2006 तक ये सिलसिला चलेगा। टू बैलेंस बेटी डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस बेटी डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ऐसा करने पर आपका अल्टीमेटली 17,50,000 आ जाएगा। अब देखिए ये 17,50,000 आपका 1 अप्रैल 2006 को ये बैलेंस है आपका। एंड इसके बाद इस पे हम क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर। रिवॉल्यूशन इंक्रीज करें कितने का? 1,75,000 का रिवॉल्यूशन इंक्रीज करें हम यहाँ पर। तो ये देखिए 1,75,000 का रिवॉल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। हम मशीनरी की बात करें सर यहाँ पर, तो मशीनरी बढ़ेगा या घटेगा वही हम यहाँ पर दिखाएंगे, और कुछ नहीं दिखा सकते क्योंकि मशीनरी का अकाउंट बन रहा है यहाँ पर। तो मशीनरी आपका एसेट का वैल्यू को बढ़ाएगा। तो रिवॉल्यूशन इंक्रीज थे, मशीनरी को हमने बढ़ा दिया। अब फिर बाद में डेप्रिसिएशन आगे फर्दर आपको याद होगा 2,75,000 करके हुआ था। तो 2,75,000 का हमने डेप्रिसिएशन कर दिया, आपका बैलेंस कैरी डाउन इतना आया। फिर अगले साल भी 2,75,000 का डेप्रिसिएशन किया तो बैलेंस बोर्ड डाउन, फिर बैलेंस कैरी डाउन इतने का है। तो यहाँ तक तो सिंपल है, कुछ नहीं है। 2,50,000 से 5 साल तक डेप्रिसिएशन हुआ, बैलेंस कैरी डाउन आया। फिर यहाँ पर 1/4/2006 को आपका रिवॉल्यूशन इंक्रीज होने पर मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया था। तो मशीनरी का वैल्यू जो 17,50,000 था वो 19,25,000 हो गया। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए 17,50,000 से तो जो 19,25,000 हो गया, फिर ये हो गया है ना, 19,25,000 हो गया। फिर हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन 2,75,000 2,75,000 करके डेप्रिसिएशन किया। हाँ मैं एग्री करता हूँ 25,000 इसमें ओसीआई से रिटेन अर्निंग में भी गया, बट वो इसका पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये मशीनरी अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा, मशीनरी को अफेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस कैरी डाउन आपका अल्टीमेटली 2 साल तक हमने किया। अब वापस से 1/4/2007 को आपका 2,75,000 का फिर से डेप्रिसिएशन हुआ, 13,75,000 आपका बैलेंस आया। अब 1/4/2008 को 13,75,000 का बैलेंस था। ये देखिए 13,75,000 का बैलेंस था। हमने रिवॉल्यूशन डिक्रीज किया 206,250 से, 206,250 से हमने रिवॉल्यूशन डिक्रीज किया। तो ये जो 206,250 से हमने रिवॉल्यूशन डिक्रीज किया ये रहा, जो कि ओसीआई को 1,25,000 से कम करेगा और पीएल को 81,250 से कम करेगा। दोनों का टोटल देख लीजिए 206,250 आ जाएगा। तो ये तो हमने रिवॉल्यूशन कर लिया कब? 1 अप्रैल 2008 को। अब 31 मार्च 2009 को डेप्रिसिएशन होगा 146,094। ये देखिए 31 मार्च 2009 को और 31 मार्च 2010 को भी 146,094 से आपका डेप्रिसिएशन होगा। तो देखिए ये रहा डेप्रिसिएशन हो रहा है आपका। एंड फिर आपका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा फिर से डेप्रिसिएशन करोगे 146,094, और ये डेप्रिसिएशन करने पर 31 मार्च 2010 को ही आप क्या करोगे? एसेट को इतने में बेच डालोगे। आपने इतने में बेच डाला एसेट को, और इतने में बेचने पर आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट आया 58,438 जो हमने निकाला था। तो ये सारे फिगर हमने बैलेंस शीट में निकाले। अब बस को आपको बस क्या करना है, एक बार ये लेजर को आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना है। आप मैंने समझाने का काम पूरा कर दिया अच्छी तरीके से, आपको समझ में अच्छे से आ गया। एंड आपको पता आप एसेट का जो मैंने बैलेंस शीट बनाया ना उसका भी डेबिट रेट आप करके डालोगे ना, यहाँ पर ये लेजर आपका बन जाएगा। तो आराम से ये बैलेंस शीट आपका बन चुका है एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पर, मैं श्योर हूँ। और ये सारे वर्किंग्स भी मैंने आपको ऑलरेडी समझाए हुए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप आराम से मैनेज कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर 100% मिल गया। बाकी प्रेजेंटेशन अब आईसीए के हिसाब से मशीनरी अकाउंट बनाने का एक बार आप जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा हैंड रिटन, तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। सारी चीज़ें तो मैंने समझाई दी आपको, आराम से आप मैनेज कर लोगे, मैं श्योर हूँ। चलिए ठीक।